24 की चुनौती के रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। बिहार और पश्चिम बंगाल की रैली में किया विरोधियों पर वार। कहा कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार और बिहारी गौरव का हमेशा किया अपमान। भ्रष्टाचारियों को गरीब का लूटा एक एक पैसा करना होगा वापस। तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड की रैली में कांग्रेस पर बोला हमला, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चित्तौड़गढ़ में रैली कर भाजपा पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने भी की रैली, सीएए को लेकर केंद्र पर बरसी। सीपीएम ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र। यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को निरस्त करने का वादा। कांग्रेस, जेएमएम और एनसीपी शरद पवार पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची की जारी। जम्मू कश्मीर में टूटा इंडी गठबंधन, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम पूरा। तमाम दिग्गजों ने भरा पर्चा। मथुरा से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने किया नामांकन, तो तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया नामांकन। वायनाड से भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने भरा पर्चा। पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय भरा पर्चा। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके लगने का सिलसिला जारी। पार्टी के प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने नेतृत्व पर तमाम आरोप लगाकर छोड़ी पार्टी का साथ, भाजपा में शामिल हुए। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद ने भी ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। संजय निरुपम ने भी पार्टी नेतृत्व पर लगाई आरोपों की झड़ी। प्रचार के दौरान फिर गिरा कांग्रेस नेताओं की भाषा का स्तर। हेमा मालिनी पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर बरसी भाजपा। महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को किया तलब। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान पर भी भाजपा का पलटवार। कैंसर रोगियों को आशा की एक नई किरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी मुंबई में कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया और राष्ट्र को समर्पित किया। कहा यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को भारत ने फिर सिरे से किया खारिज। कहा नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। इजरायल में भारतीय कामगारों की सुरक्षा पर कहा हमने अधिकारियों से उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेने का किया आग्रह। नाटो सामूहिक संधि के 75 वर्ष पूरे। ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ विशेष समारोह। एंटनी ब्लिंकन ने कहा यूक्रेन अंततः नाटो में होगा शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दोनों ही जनसभाओं में इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। बिहार के जमुई में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों का समर्थन देने वालों को करारा जवाब दिया है और मगध साम्राज्य के प्राचीन गौरव को फिर से बहाल किया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गेहूं के आयात पर निर्भर छोटे छोटे देश भी भारत में आतंकी हमले करवाते थे। उन्होंने जमीन के बदले नौकरी के घोटाले का जिक्र किया, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में
केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने पिछले 10 साल में देश को मजबूत बनाया है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में विश्व में भारत की छवि कमजोर देश के रूप में थी। उन्होंने कहा कि निर्णायक नीतियों के कारण वैश्विक परिदृश्य में भारत की शक्ति फिर से स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग बिहार के लोग लंबे समय से कर रहे थे और एनडीए सरकार ने उनकी ये मांग पूरी की है। बिहार के जमुई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी जनसभा को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति झूठ और भ्रम पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ये एक साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संदेश खाली का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगी। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने लोगों से टीएमसी के गुंडों के खिलाफ पूरी हिम्मत के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग बहुत जागरूक है, इसलिए आप निडर होकर वोट करने निकलिए। पीएम ने कहा कि एनडीए शासन के दौरान 10 साल में जो विकास हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है, अभी देश के लिए काफी कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमें देश को और पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। जमुई से कुमार आलोक और कूच बिहार से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चुनाव प्रचार किया, वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी जिले के सुंदरनगर में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। पहले चरण वाले चुनावी राज्यों में प्रचार का काम जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत देश भर के वीरों संग कांग्रेस ने 40 वर्ष से जो धोखा किया है उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी के नेतृत्व में ही लागू हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। इन्होंने न जल छोड़ा, न नभ छोड़ा, न स्थल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी जिले के सुंदरनगर में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में केवल कंगना रनौत समझकर वोट न करें। आपका एक एक वोट देश के प्रधानमंत्री को प्राप्त होगा, इसलिए देश और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए वोट करें। आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के रोड शो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरा। मोदी यानी मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया और कांग्रेस पार्टी यानी आरएसवीपी पार्टी, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी तक सीमित होकर रह गई। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र की दूसरी बैठक हुई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर मंथन किया।
बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेताओं ने घोषणा पत्र के लिए अहम बिंदुओं पर चिंतन मंथन किया। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही है। इसी कड़ी में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जहां चुनाव प्रचार का आगाज कूच बिहार से किया, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा के पहले चरण के मतदान के नजदीक आने के साथ ही विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज कूच बिहार से किया। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जो आज अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। इसे बचाने के लिए हम मतदाताओं से सीपीएम और वाम दलों की सीटें बढ़ाने के साथ साथ एक और विकल्प सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। Our appeal to the people of India, to the electorate of India, is that the secular democratic republic of India today is facing an existential threat, and the main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India. इधर राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कथित अपमानजनक पोस्टर पर भाजपा के खिलाफ कश्मीरी गेट स्थित राज्य चुनाव कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चित्तौड़गढ़ है, शक्ति भक्ति वीरता का गाँव है, यहाँ पर उनका नहीं चल पाएगा। ये चित्तौड़गढ़ है और शक्ति भक्ति वीरता का गांव है, यहां पर नहीं चलेगा उनका। पराक्रम की जहां पर गुणगान होती है, ये वो धरती है। जम्मू कश्मीर में भी अब केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड की ही तरह विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें रोजी रोटी से ज्यादा वतन बचाने की जरूरत है। भारत जो है इसका संविधान है, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सब जो लोग हैं बराबर के लोग हैं, हर एक का एक वोट है। उस वोट का सीधा इस्तेमाल करना है इनको दिखाने के लिए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे संविधान हटाने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने दुमका में नलिन सोरेन को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में तीसरी बार टिकट बदला है। अब शहर की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा सपा की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। सुनीता से पहले विधायक अतुल प्रधान को सपा ने टिकट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ताजा मामला गौरव वल्लभ का है, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। चुनाव के दौरान नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस दल बदल में सबसे ज्यादा झटके लग रहे हैं कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस को झटका दिया है पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने।
गुरुवार सुबह गौरव वल्लभ ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। दोपहर बाद उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। जहां तक गौरव वल्लभ जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, 2 चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी में उनको ज्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको जाने के लिए, तो हो जाए। पार्टी अध्यक्ष को लिखे खत में गौरव वल्लभ ने राम जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल उठाया है। गौरव वल्लभ ने लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के रुख से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं। इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। वहीं मुंबई में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने पार्टी से निकाले जाने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने ऐसा उनकी ओर से अपना इस्तीफा भेजने के बाद किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं और 5 की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। इससे पहले अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार देर शाम निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया था। पूर्व शिव सैनिक निरुपम ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। शैलेंद्र मिश्रा और शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच दूसरे चरण के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन किए। दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए। उत्तर से दक्षिण तक 13 राज्यों में नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। भगवान कान्हा की नगरी मथुरा से 2 बार की सांसद और भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भी पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा केरल के भाजपा प्रमुख और वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे के सुरेंद्रन ने स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पर्चा भरा। 26 को वोटिंग है तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं और हमें भारी बहुमत से जिताएं। We are the only party talking about investments, jobs and skilling, while the two of them are in a fight to get the SDPI vote. And certainly it seems that Shashi Tharoor and the Congress have won in the unrelenting effort to get the SDPI vote. Wayanad people now really realizing that how wonders Smriti Irani has done in Amethi in last 5 years.
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए। अलापुजा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि राजस्थान के जालौर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने पर्चा भरा। इसके अलावा महागठबंधन में विवादित रही बिहार की पूर्णिया सीट पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के उतरने के बावजूद अपना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। Already filed the nomination. I told you earlier, we are very much confident that we are going to win with a comfortable majority. यहाँ का जनरल व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसका मन में ये पीड़ा है, और चाहे हम प्रवासियों में भी गए, ये मन में पीड़ा है कि किस तरीके से जालो छुई पिछड़ गया 20 सालों में, ये बहुत आगे रह सकता है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। बहरहाल दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। डीडी न्यूज। एनसीपी शरद पवार पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में बीड और भिवंडी सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई। शरद पवार ने अजित पवार गुट से पार्टी में शामिल हुए बजरंग सोनवणे को बीड लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से सुरेश महात्रे की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि अगर मैं संसद सदस्य बनने का फैसला करता हूं तो मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। केरल के वायनाड पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और उम्मीदवार राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग का झंडा से परहेज करने को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर पीएफआई से समर्थन लेने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। केरल के वायनाड पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और उम्मीदवार राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग का झंडे से परहेज करने को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर पीएफआई से समर्थन लेने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार है, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि ये केरल में चुनावों का राजनीतिकरण, सांप्रदायिकरण करने के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी वायनाड में राजनीतिक स्थिति को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। इट इज नथिंग बट politicalizing, communalizing the whole election scene in Kerala. And on the part of Congress, Congress should be straightforward and reply to BJP why Congress is keeping quiet. दरअसल वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल ने रोड शो किया था, जिसमें उसके सहयोगी दल यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे गायब थे, जबकि IUML केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि रोड शो के दौरान कांग्रेस अपना झंडा नहीं दिखा सकी क्योंकि वो भाजपा से डरी हुई थी। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रुख में संकेत मिलता है कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वोट तो चाहती है, लेकिन उनका झंडा नहीं।
वहीं प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का समर्थन स्वीकार करने को लेकर भी कांग्रेस विवादों में है। हालांकि यूडीएफ का अब कहना है कि वो एसडीपीआई का समर्थन नहीं लेगी। We are not accepting the support declared by the SDPI. That is our decision. When they supported us, our PCC president said that we will discuss the matter among the Congress party leaders as well as the UDF constituents. दरअसल बीजेपी इस मामले में लगातार कांग्रेस और यूडीएफ पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि एसडीपीआई का समर्थन स्वीकार करके राहुल ने नामांकन दाखिल करने के दौरान ली गई संविधान की शपथ का भी उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजनीति में हर किसी को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन बीते दिनों विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से जिस तरह से भाषा की गरिमा गिराई गई है वो अनुचित है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है। इसको लेकर भाजपा हमलावर है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभद्र भाषा को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस की चेतावनी दी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के जुबान पर पीएम मोदी के साथ साथ दूसरे नेताओं के खिलाफ भी बदजुबानी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों इस तरह की एक नहीं बल्कि अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालिया मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान को लेकर काम किया है, इससे वे सीख सकते हैं। टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने महिला विरोधी टिप्पणी की है। ये न केवल हेमा मालिनी बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी सुरजेवाला पर निशाना साधा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल को पंचकुला तलब किया है। महिला आयोग इस मामले में सख्त है। हमने इनको सम्मन किया है 9 तारीख को हाजिर होने के लिए महिला आयोग पंचकुला में और अपनी बात को क्लियर करे, हेमा मालिनी जी से माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले। हमने इनकी स्पष्टीकरण के लिए इनको बुलाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के सिर को लेकर एक सभा में ऐसी बात कह डाली जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमलावर रुख अपनाया है। श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं है कि राजनीति में पहली बार महिलाओं के प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी समय समय पर ऐसे बयान आते रहे हैं जिससे मर्यादाएं भंग हुई हैं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसी कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी और विवाद भी चर्चा में रही। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में 18वें लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं, राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए भारत के चुनाव आयोग ने कई मोबाइल ऐप शुरू किए हुए हैं, जिनका प्रयोग कर कोई चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है। जिला जींद के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी अनेक सेवाएं शुरू की हुई हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बार विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिनसे इलेक्शन प्रोसेस को बहुत आसान किया गया है। जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप है, कोई भी यूथ जो 18 साल से बड़ा हो गया है वो नॉमिनेशन की तारीख जब तक है शुरू नहीं होती तब तक वो अपना वोट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा बनवा सकता है। इसी प्रकार एक सी विजिल ऐप है जिसमें कोई भी मतदाता या नागरिक जिसको ये महसूस होता है कि कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है वो ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर देता है और 100 मिनट के अंदर अंदर उस शिकायत का निवारण किया जाता है। जींद में हमारा ये समय 18 मिनट के आसपास है। 18 मिनट में हम उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसी प्रकार कैंडिडेट्स की मदद के लिए नॉमिनेशन ऐप है जिसमें वो ऑनलाइन काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन उनकी पूरी हो जाती हैं। इन ऐप की सुविधा मुहैया होने के कारण जिला जींद के मतदाताओं में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग ने बेहतर पहल की है जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। जो निर्वाचन आयोग है उसने जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए PWD ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन अपने वोटर की जो इन्फॉर्मेशन है, मतदान केंद्र कहां पर है, उनको कहां जाना है, जो बहुत सी जानकारियां हैं उसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो PWD ऐप के माध्यम से ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं और उम्मीदवारों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत चुनाव आयोग ने बहुत सारी ऐप का आविष्कार किया है। इन नई नई मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाताओं और उम्मीदवारों को बहुत सारी सुविधा मिली है। इन्हीं ऐप में से एक सुविधा शपथ पत्र पोर्टल ऐप है जिसमें उम्मीदवारों की चल अचल संपत्ति, जितने भी उनके पास ज्वेलरी है, हीरे जवाहरात है, उनके पास व्हीकल है, उन सभी की पूर्ण डिटेल इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके हम हल्फनामा भरते वक्त इस सुविधा को उपलब्ध कर हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई है। इसी प्रकार एक बूथ ऐप है जिसकी सहायता से जो ये एक ऐप ऐसा है जिससे मतदाता अपनी डिजिटल सेवा जो है, डिजिटल पहचान जो है वो प्रदान कर सकता है। और इसी प्रकार वोटर हेल्पलाइन के ऐप जो है, वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसे हम अपने वोटर कार्ड से जोड़कर अपनी जो मतदाता की जो पर्ची होती है वो उसे डाउनलोड कर सकता है। कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या ने वोट डाला है उसे हम वोटर टर्न आउट ऐप के द्वारा देख सकते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें यह सुविधा भी प्रदान की गई है कि भारत में निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे मोबाइल ऐपों को लॉन्च किया है जिससे कि जो चुनाव है उसको विशेषता से पारदर्शिता से करवाया जा सके। इसी में एक ऐप का नाम है PWD। दिव्यांगों के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है जिससे जो दिव्यांगजन है अपनी जो नाम है और अपना जो बूथ है उसका पता लगा सके। लोकसभा चुनावों में 6 राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए समय निर्धारण के लिए पर्चियों के जरिए लॉटरी माध्यम से क्रम तय किया गया। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दूरदर्शन और आकाशवाणी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय दलों को समय का आवंटन एक बेस टाइम तय करने के बाद पिछले चुनावों में मिले मत प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम तय होता है। इस बार बेस टाइम 45 मिनट रखा गया है, जबकि सबसे अधिक समय भाजपा को और उसके बाद कांग्रेस को रखा गया। तीसरे स्थान पर बसपा, चौथे स्थान पर CPIM, पांचवें स्थान पर आम आदमी पार्टी, जबकि सबसे बाद में NNPP को रखा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू में जनरल ऑब्जर्वर ने बृहस्पतिवार को उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त के साथ डुमाना में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जम्मू नॉर्थ के SDM नीतीश राजौरा ने दूरदर्शन के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से तैयार है और आगामी चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की टीएमसी सरकार को संदेशखाली हिंसा के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन कब्जा और यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस से कहा, अगर शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में अगर 1% भी सच है तो यह बिल्कुल शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल कहता है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। लोगों की सुरक्षा पूरे जिला प्रशासन और सत्ताधारी दल की 100% नैतिक जिम्मेदारी है। अदालत ने शेख शाहजहां का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी फटकार लगाई, जिसे अधिकारियों से लगभग 2 महीने बचने के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश के साथ ही भारत बांग्लादेश संबंध के अलावा कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न अंग है और हमेशा से रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को बार बार दोहराता रहा है और यही सच्चाई है। We have made a couple of statements in the last month, last few weeks. Each time we have reiterated our position. So I would refer you to look at our statements that we've done. In fact, a couple of them, several of them that we've done. Then that clarifies our position. That just by naming something, you don't change the reality. The reality is what it is. Arunachal Pradesh is an integral part, inalienable part of India, and it will remain so. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय काफी सजग है और इजरायल में स्थित भारतीय दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजरायल में हमारे बहुत सारे नागरिक वहां पर कार्यरत हैं। करीबन 18,000 लोग हमारे खासकर केयर गिवर्स वहां कार्यरत हैं। उनका हमारी जो वहां पर एम्बेसी है वो उनसे लगातार टच में है, उनके देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और वो हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। वी हैव अर्ज्ड द इजरायली अथॉरिटीज टू डू देयर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी एंड देयर वेलबींग। इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ताइवान में आए भूकंप में लापता हुए भारतीयों पर बोलते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि ताइवान भूकंप में लापता 2 भारतीयों से संपर्क स्थापित हो गया है और अब वो सुरक्षित है। हम लोग के जानकारी के हिसाब से 2 लोग पहले जो भूकंप आया ताइवान में, वहां पर 2 लोग से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने वहां पर उनसे हम संपर्क कर लिया है और वो लोग सुरक्षित हैं। तो ये जो हमारे लोग पहले वहां मिसिंग थे उसके बारे में खबर जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई में रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया। CRT सेल थेरेपी के औपचारिक लॉन्च के बाद भारत अब कैंसर रोगियों के लिए उपयोग में आने वाली इस थेरेपी का प्रयोग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को IIT मुंबई में कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ करके इसे राष्ट्र को समर्पित किया। CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है, जिससे इलाज की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। इस अवसर पर उन्होंने टाटा कैंसर अस्पताल और IIT मुंबई की पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। CAR-T cell therapy is considered to be one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR-T cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative,
a shining example of Atmanirbhar Bharat. CAR-T सेल थेरेपी को IIT और TMC ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है और बहुत महंगा होने के कारण भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे देखते हुए देश की दोनों शीर्ष संस्थानों ने इसे भारत में विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार उनका दृढ़ संकल्प रंग लाया। CAR-T सेल थेरेपी में फर्क ये होता है कि मरीज के अपने ही जो प्रतिरोधक जो सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स होते हैं, जो प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे T सेल्स बोले जाते हैं, उन सेल्स को निकाला जाता है। अब वो शरीर में है T सेल्स, लेकिन वो कैंसर को काबू में नहीं ला पा रहा है, इसीलिए कैंसर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है कि उन T सेल्स को पहले निकालते हैं और फिर उन T सेल्स को सक्षम बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। उनमें जो एंटीजेंस आप चाहते हो वो इंट्रोड्यूस करते, वो डालते हैं। इस शोध में अहम भूमिका निभाने वाले बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर राहुल पुरवार ने कहा कि इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि ये विकसित भारत की ओर हमारा पहला कदम है। We are actually very honored and privileged that हमारे प्रेसिडेंट मैडम यहाँ पे आए और उन्होंने इंडिया की पहली सेल एंड जीन थेरेपी जो CAR-T सेल थेरेपी है उसे देश के लिए लोकार्पण किया। हम बहुत खुश हैं और आई थिंक अब ये जो मैसेज है कि इंडिया में जीन थेरेपी अवेलेबल है कैंसर जैसी डिसीज के लिए, अब ये मैसेज कई लोगों तक पहुंचेगा और कम्युनिकेशन बेटर होगा, जिससे लोगों को जानकारी होगी, कैंसर के पेशेंट को पता चलेगा कि इंडिया में जीन थेरेपी हुआ है, वो हो सकता है वो इससे लाभ मिले उन लोगों को। CAR-T सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है, उन्हें T कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु इनको प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक विकास के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। हालांकि आम लोगों तक इसकी पहुंच अधिक लागत के कारण मुश्किल रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस नई थेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज आसान हो सकेगा। पूरी तरह मेक इन इंडिया होने के कारण जो CAR-T सेल टेक्नोलॉजी है वो न केवल एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी, बल्कि साथ में ये कई सारे अवसर जो है नए स्टार्टअप्स के लिए भी खोलेगी, जो कि चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहते हैं। अपने सहयोगी कपिल के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज रात 9:34 पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। क्षेत्र के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। और वहीं छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में महादेव ऑनलाइन सट्टा एक बार फिर सुर्खियों में है। एक और जहां भाजपा महादेव ऐप मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले में अपना पूरा बचाव करती हुई जनता के बीच में है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने और इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु में IT पेशेवरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि आज भारत में काफी संख्या में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। Where we were about 7 years back, we were nowhere. We had only 500 startups. Today we have 1,20,000 startups with a valuation of $454 billion US. 454 billion US. That is the progress. 110 unicorns we have today. We are the 5th largest economy of the world today. In 2014, with the coming of Modi, the transition began. And you might have remembered, Modi used to say, reform, perform and transform. IMF, World Bank and others said, in the glooming global economy, India is the shining and the bright spot. And from 2022 to 2047, the next 25 years of great significance to India. For Amrit Pidi, which is the young generation today, they have to play a very important role to making India a Viksit Bharat by 2047.
अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या इन दिनों देश दुनिया के राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को लेकर लोगों में कितनी श्रद्धा और आस्था है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस उत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है औसतन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में कैमरे काउंट के हिसाब से इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे भी रामनवमी का जो पर्व आएगा उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ के आएगी। जो हम लोगों को शुरुआती आंकड़े उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई है और हम लोग का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको सुविधा अधिकतम मिले और साथ साथ सुरक्षा भी हम पूर्ण रूप से मानक के अनुरूप कर सकें। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त रामलला के नवनिर्मित मंदिर को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। राम भक्तों के आगमन और उनकी उत्साह से अयोध्या नगरी में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद से रामलला के दीदार करने अयोध्या पहुंची सपना बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं रायबरेली से अयोध्या आए श्रद्धालु जितेंद्र दुबे अयोध्या में हुए बदलाव को लेकर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट करते हैं। जाना मंदिर की नींद रही उसी दिन सामने आकर के हम मंदिर आएंगे। मैं तो शुरू से ही लगाता मंदिर से, हमें जब मंदिर हुई स्थापना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने पे आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व के कोने कोने में बसे करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर एक बार रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आगरा के मनोहर लाल रामलला के दर्शन करने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले और निर्माण करने वालों को बधाई देते हैं। वहीं मैनपुरी के अनुज भगवान राम के दर्शन करने के बाद खुद को राम भक्त और हिंदू होने पर गर्व करते हुए बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार को बधाई देते हैं। सबको दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम है, सबसे बढ़िया इंतजाम करा हुआ। जाओ दर्शन करो आराम से, बहुत अच्छा है। अयोध्या राम लला का मंदिर जो बना उसके लिए बधाई योगी सरकार को देना चाहेंगे। एक टूल भी बढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों का जो भी स्थानीय होने का एक मौका मिला। सरयू के किनारे बसा अयोध्या इन दिनों श्रद्धालुओं के आगमन से गुलजार है। हर दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे राम भक्त इस पवित्र नगरी की भव्यता और सुव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। भक्तों के उत्साह के बीच राम जन्मोत्सव पर होने वाले समारोह को लेकर भक्तों में जिस तरह की उत्साह और प्रशासन में चौकसी देखने को मिल रही है वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या आज किस तरह विश्व पटल पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते मार्च महीने में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मार्च के महीने में भक्तों की संख्या ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा। यहां विकसित सुविधाओं को देखकर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 साल पहले आई थी तो बहुत टाइट था, तो अभी बहुत खुला है और अच्छे दर्शन हुए हैं, पर रश बहुत ज़्यादा है, तो बस दर्शन करने में मज़ा आ गया। मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत साफ सुथरा मंदिर हो गया, कहीं गंदगी नहीं है। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम को देखते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट गंगा के ललिता घाट से शंकराचार्य चौक तक जर्मन हैंगर लगवा रहा है और कूलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जगह जगह यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है।
यहाँ आने वाले भक्त अब सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। मैं काशी विश्वनाथ में आज तीसरी बारी आया हूँ। पहले से भी और सुंदर होता जा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं जो कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो इतनी हिम्मत और साहस से हम लोगों को दर्शन कराते हैं। हमारी महान सनातन संस्कृति का संरक्षण करते हुए देश भर में लगातार धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब न सिर्फ काशी बल्कि देश के दूसरे तमाम धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई देगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर, डीडी न्यूज, वाराणसी। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथ तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा कि डीएमके हमेशा खुद को तमिलों और मछुआरों का चैंपियन होने का दावा करती है, लेकिन कच्चातीवू को सौंपने के मुद्दे पर वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ रही। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका कोई विरोध नहीं किया। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के तट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनौली सीमा से यूपी एटीएस ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे 2 पाकिस्तानी और 1 भारतीय आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी काठमांडू से जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, जहां वो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कंबोडिया में आकर्षक नौकरी की तलाश में जाने वाले भारतीयों के साथ हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि आकर्षक नौकरियों की तलाश में कंबोडिया जा रहे भारतीय नागरिक तस्करों के जाल में फंस रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार हेतु समय निर्धारण के लिए पर्चियों के जरिए लॉटरी माध्यम से क्रम तय किया गया। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दूरदर्शन और आकाशवाणी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साजिश से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत के लिए फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई फरार आरोपी को सऊदी अरब से भारत वापस लाई है। आरोपी शौकत अली की जयपुर में सोने की तस्करी के मामले में एनआईए को तलाश थी और वो 2020 से फरार चल रहा था। आरोपी शौकत फरार होकर सऊदी अरब में छिपा हुआ था। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यहां हर रोज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेकर 20 मार्च के बीच ही यहां लगभग 1 करोड़ 12 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ चुके हैं। और अब आपको खबर बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी। नाटो संगठन ने आने वाले वर्षों में यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता प्रदान करने की योजना पर सहमति जताई है। बेहतर सैन्य साजो सामान से लैस रूसी सैनिकों के युद्ध में बढ़त बनाने के मद्देनजर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने पर एकजुट हुए हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रुसेल्स में आयोजित संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता के दौरान कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि यूक्रेन को समर्थन दीर्घकालिक नाटो प्रतिबद्धताओं पर निर्भर होना चाहिए। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया कि यूक्रेन नाटो संगठन में जरूर शामिल होगा। रूस युद्ध के मैदान में अपने कदम मजबूत करता जा रहा है। इसे देखते हुए नाटो के सदस्य दीर्घकालिक आधार पर यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता योजना शुरू करने पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन को आने वाले वर्षों में सहायता मुहैया कराने के मुद्दे पर नाटो के विदेश मंत्रियों की ब्रुसेल्स में 2 दिवसीय बैठक हुई। सदस्य देशों ने बैठक में कीव को दीर्घकालिक हथियार आपूर्ति की गारंटी की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। हालांकि 5 साल के लिए 100 बिलियन यूरो के फंड को स्थापित करने के प्रस्ताव पर थोड़ा मतभेद देखने को मिला।
इस कदम से नेटो यूक्रेन को हथियारों, गोला बारूद और उपकरणों की आपूर्ति के समन्वय में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाएगा। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शिखर सम्मेलन में कहा कि उनके देश को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइलों की बेहद जरूरत है। यूक्रेन रूस को माकूल जवाब देने के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों से बार बार और अधिक सैन्य सहायता की मांग कर रहा है। मैं पार्टी को खराब नहीं करना चाहता हूं। यूक्रेनी लोगों, अर्थव्यवस्था, शहरों को बचाने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट्स और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों की बेहद जरूरत है। पैट्रियट्स इसलिए कि सिर्फ ये सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भरोसा दिया, यूक्रेन अंततः नेटो में शामिल जरूर होगा। यूक्रेन को सदस्य देशों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उसकी सदस्यता के लिए एक पुल बनाने में मदद करना है। इस शिखर सम्मेलन में हमारा उद्देश्य उस सदस्यता के लिए एक पुल बनाने में मदद करना और यूक्रेन को आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करना है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि यूक्रेन के लिए 100 अरब यूरो का फंड बनाने का नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का प्रस्ताव विचार करने योग्य है, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि संरचनाओं का दोहरीकरण न हो। उन्होंने कहा, इस तरह के फंड में नेटो देशों द्वारा पहले से किए गए राष्ट्रीय योगदान को भी ध्यान में रखना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसने और कब भुगतान किया है और वितरण कैसा दिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रस्ताव उल्लेख के लायक है। इस बीच रूस ने कहा है कि नेटो के साथ उसके संबंध खराब जरूर रहे हैं, लेकिन किसी भी सदस्य देश के साथ उसका संघर्ष का कोई इरादा नहीं है। अपनी सीमा के करीब नेटो के विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। नेटो का कहना है कि यूक्रेन के सामने अस्तित्व का खतरा है, लिहाजा उसे लड़ाई में मदद कर रहा है। कीव को उन्नत हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी प्रदान की है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।